जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख घाटियां और उनकी स्थल रूप की दोस्तों। ठीक है, मेजर वैलीज एंड लैंडफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड की बात होगी आज। ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज हैं और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एग्जाम्स। ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाकर एग्जाम में रखते हैं, या तो उसके ऑप्शन में से रखे हैं या उसके आसपास के एरिया से उठा के, जो भी ऑप्शन है 1 2 3 ABCD उनमें से उठाकर एक आंसर बना देते हैं और जो आपके क्वेश्चन में होता है और आपको हिट करना होता है। तो पीवाईक्यू इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है या कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं इस बात के लिए। ठीक है, तो विश्व की प्रमुख घाटियां और स्थल रूप की बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है मैप के थ्रू भी जो जरूरत पड़ेगी हम वो दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मृत घाटी जानी जाती है कि जो डेथ वैली है वो किस लिए जानी जाती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डेथ वैली का टेम्परेचर इतना होता है कि वहां आदमी उबल जाए। 55 से 56 डिग्री सी टेम्परेचर होता है इस डेथ वैली का। तो मृत घाटी एक्चुअल में हैगा, ये अत्यधिक उष्णता यानी कि अपने टेम्परेचर के लिए जानी जाती है। ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में जो वेस्ट में पड़ता है स्थित है, जो अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। अमेरिका का सर्वाधिक तापमान मृत घाटी यानी कि डेथ वैली में 55 से 56 डिग्री सी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है यूएसए ने कि 17 अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। अभी दिखाएंगे इसको। मृत घाटी एक रिफ्ट वैली का उदाहरण है। मृत घाटी किससे बनी है? रिफ्ट वैली की वजह से ही मृत घाटी बनी, यानी कि मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित एक डेजर्ट है। जो भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली का एक उदाहरण है। यह मोजावे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। ठीक है, कौन सा? रिफ्ट वैली। नेक्स्ट बात करते हैं, टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी आपकी दोस्तों अंटार्कटिका में, वेरी इंपोर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। टेलर घाटी अंटार्कटिका महाद्वीप में सिचुएटेड है। कहां पर? अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट है आपका, अंध घाटियां पाई जाती हैं। जो अंधी घाटियां हैं वो कहां पाई जाती है दोस्तों? अंधी घाटियां पाई जाती हैं आपकी, ऑप्शन देखिए। अंधी घाटियां दोस्तों पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। कहां पर? कास्ट प्रदेश में। अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं जब विलयन रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं, तो पूरी नदी ही उनमें गिरकर विलीन हो जाती है। ये विलुप्त जल धाराएं बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं और अंदर बढ़ती हुई सागर तक पहुंच जाती है, यानी कि अंदर अंदर ये जमीन में धसी हुई कंकड़ पत्थर से होते हुए कहां पहुंच जाती है? सागर तक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन आते हैं जनरली, इनमें से पूछना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा अलग है। जैसे बात करें लेपीज की, लेपीज एक कास्ट स्थलाकृति है। दूसरा है ज्यूजेन, ये मरुस्थल स्थलाकृति है। नंबर तीसरा है घटकती लटकती घाटी, सॉरी, ये हिमानीकृत स्थलाकृति है। नंबर 4 है टेफोनी स्थल रूप। टेफोनी क्या है? टेफोनी स्थल रूप दोस्तों ये ज्वालामुखी स्थलाकृति है, नहीं है दोस्तों। जो टेफोनी स्थल रूप है ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में सिलिका युक्त बालू का पत्थर सेल पर रासायनिक अपक्षय से विकसित छिद्रों के जाल को टेफोनी कहा जाता है। लेपीज क्या है? लेपीज कास्ट स्थलाकृतियां होती हैं। ज्यूजेन जो मरुस्थल यानी कि डेजर्ट में जो बनती हैं, और लटकती जो घाटी है वो इन्हें हिमानीकृत यानी ग्लेशियर से स्थलाकृत होती है, उनको बोला जाता है। टेफोनी क्या है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में सिलिका युक्त बालू का पत्थर सेल या रासायनिक अपक्षय से विकसित छिद्रों के जाल को टेफोनी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा बनते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ, याद रखना। तो जो मिसिसिपी है, हमने पहले भी बात की है इस पर, पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदी निक्षेप यानी कि जो नदियां हैं डिपोजिट बना देती है, अपने सेडिमेंट्स को लाकर वहां जमाव कर देती हैं, उसके द्वारा ये आकृति बनती है दोस्तों। पक्षी के पंजे जैसी आकृति बन जाती है। तो मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका एक अच्छा उदाहरण है। मिसिसिपी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 3781 किलोमीटर है। इसका अफवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा अफवाह तंत्र है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहां पर? ये मिसिसिपी दोस्तों इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाते हैं वायुमंडल का संगठन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर को भी आज पूरा निपटाएंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज है। देखते रहिए, बने रहिए बार बार इनको, और एक एक क्वेश्चन की बारीकी को समझिए, क्योंकि आप अगर बारीकी से समझेंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? कौन सी तरंगें हैं? लघु, परावर्तित, प्रकर्ण या दीर्घ? याद रखना, हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जहां पे हमें गर्मी का एहसास होता है, हम लोग जहां पर रहते हैं, उस एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, वो दोस्तों दीर्घ स्थलीय विकिरण के द्वारा, जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है, उसके द्वारा वायुमंडल जो पृथ्वी का है वो मुख्यतः गर्म हो जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण यानी कि जो पार्थिव विकिरण है उसके द्वारा तप्त या गर्म होता है। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में, समझ रहे हैं आप, वायुमंडलीय परतों, किसमें? जो वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे क्या हो जाती है? वो गर्म हो जाती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी इस कारण गर्म हो जाती है। यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है, तो दीर्घ तरंगें जो होती हैं दोस्तों, जिन्हें लॉन्ग वेव्स बोलते हैं, जो स्थलीय विकिरण, जो पार्थिव विकिरण होता है ना, रेडिएशन होता है, उसके द्वारा वो गर्म हो जाएंगी। गर्म होने के बाद क्या होगा? सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में क्या होता है? उनका संचरण हो जाता है, और इस प्रकार आपका जो हमारा वायु वो है एटमॉस्फेयर, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में धुंध यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि कब होगा? जब स्मॉग की उपस्थिति होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको देख सकते हो 19 में। तो वायुमंडल में स्मॉग दोस्तों नाइट्रोजन तथा सल्फर के जो ऑक्साइड हैं उनकी उपस्थिति में जब वो प्रेजेंट होंगे, वायुमंडल में धुंध आवश्यक रूप से नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से हवा में सल्फेट बनाते हैं। क्या बना देते हैं? सल्फेट, जो धुंध और वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए धुंध और वायु प्रदूषण के लिए ये जिम्मेदार है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? दोस्तों देखो, जब ह्यूमन की उत्पत्ति हुई, जब आपका एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ, जब जल से, वाटर से चीजों की उत्पत्ति होना शुरू हुई, उस समय ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपस्थित नहीं था। यानी कि ऑक्सीजन ऐसी गैस थी जो बाद में आके बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये पहले थी, बट ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो प्राचीन काल में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित नहीं था। जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास आरंभ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? ये एल्बिडो दोस्तों, एल्बिडो क्या होता है? पृथ्वी से वापसी की शक्ति होती है। यानी कि एल्बिडो मतलब एक तरीके से पृथ्वी की रेज आई, यानी कि सनलाइट आई, सनलाइट आने के बाद दोस्तों क्या होता है? वो वापस जाती है, वापस जाती है टकराकर। तो जिससे ज्यादा टकराकर जाती है, उसे जो वापस आती है उसको उसका एल्बिडो कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है, उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तता कहते हैं। इस प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए, तो पृथ्वी का जो एल्बिडो है 35% होता है। दोस्तों 35% आता है जो पृथ्वी का औसत एल्बिडो है। कितना? 35% दोस्तों। ठीक है, तो पृथ्वी का एल्बिडो है 35% दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.03%। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रता है उसका कंसंट्रेशन है 0.03%। नेक्स्ट बात करते हैं। वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% है, परंतु मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा दोस्तों, जो आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि उसका आर्टिफिशियल जो वर्क है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन, आर्थिक क्रियाकलाप मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना, पॉल्यूशन का फैलाना, क्लाइमेट चेंज लाना, उसके उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय और प्रादेशिक स्तर से लेकर विश्व स्तर तक, विश्व जो स्तर है उस तक जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हुई है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, उसके द्वारा इसकी मात्रा में कमी की जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी हुई है। कहां पर? क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो कहां है? जापान में दोस्तों, एक सिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं। अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित हैं क्षोमंडल से, यानी कि जो ट्रोपोस्फीयर है उसमें जितनी भी इवेंट हैं आपके मौसम से रिलेटेड, वो सारे क्षोमंडल में होते हैं। ये कहां पर है? क्षोमंडल में प्रति 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर पर
तापमान में 6.5 डिग्री सी की कमी दर्ज की जाती है। मौसम की प्राय सभी घटनाएं जैसे बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन आदि, तूफान आदि इसी मंडल में घटित होती है। साथ ही क्षोभमंडल में ही धूल, कण या जलवाष्प के ही संकेंद्रण होता है। क्षोभमंडल तथा सप्ताह मंडल को क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज पृथक करती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेटेलाइट होता है। स्ट्रेटेलाइट इज वेरी इंपोर्टेंट। स्ट्रेटेलाइट क्या है? स्ट्रेटेलाइट होता है दोस्तों अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। क्या है? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत को स्ट्रेट लाइट कहते हैं। स्ट्रेट लाइट मूलतः अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, बेतार के तार का यानी कि बिना तार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? आयनोस्फीयर के द्वारा। आयनोस्फीयर के द्वारा संपर्क जो है पृथ्वी के धरातल को परावर्तित कर देता है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। धरातल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस स्तर का प्रारंभ होता है। इसकी सीमा कुछ वैज्ञानिक 640 किलोमीटर तथा कुछ हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर मानते हैं। यह मंडल अनेक आयनीकृत परतों में विभक्त है। डी परत जो है इसकी, यह परत दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तित करती है। ई परत इसके द्वारा रेडियो के माध्यम से तथा लघु तरंगों का घनत्व धरातल के और परावर्तन होता है दोस्तों। किसका? इसका 8 का सीधा राइट आंसर। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। याद रखना वायुदाब कब होता है? जब ग्रीष्म ऋतु होती है, समर का टाइम होता है तो वायुदाब कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो किरणें हैं सन रेज लगभग सीधी पड़ती हैं जिससे वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। वस्तुतः तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम संबंध होता है। क्या होता है? प्रतिलोम संबंध होता है क्योंकि जब तापमान और वायुदाब में एक डिफरेंट तरीके से प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन सही हैं? देखो, क्षोभ मंडल में जैसे हमने बताया सारी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत होती है। ठीक है, जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो समताप मंडल में हो रहा है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें होती हैं। मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति नहीं होती है। 4 हटा दो, बाकी के तीनों मैचिंग है 1 2 3। मध्य मंडल में क्या होता है दोस्तों? जो ध्रुव ज्योति होती है वो कहाँ होती है? आयन मंडल में। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्रुव ज्योति उसकी उत्पत्ति आयन मंडल में होती है, ना कि मध्य मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। इसका विस्तार दोस्तों 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है, याद रखना। मौसम संबंधी घटनाएं यहीं घटती हैं। समताप मंडल और उसके ऊपर की परतें सूर्य के हानिकारक विकिरण को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। रेडियो तरंगें आयन मंडल से पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं और ध्रुव ज्योति की उत्पत्ति आयन मंडल में होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम मंडल का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तापमंडल। तापमंडल विषम मंडल का भाग है, सम मंडल का भाग नहीं है दोस्तों, याद रखना। तब क्या है तापमंडल? तापमंडल किसका भाग है? विषम मंडल का। जबकि ये मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल क्या है? ये सम मंडल के भाग हैं। और तापमंडल किसका भाग है? विषम मंडल का। सम मंडल का भाग नहीं है, जबकि मध्य मंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल सम मंडल के उदाहरण हैं। ज्ञात है कि इन सभी भागों को सम मंडल इसलिए कहते हैं कि इनके गैसों का अनुपात एक जैसा रहता है। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इनमें गैसों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो एक जैसा रहता है, इसलिए इसको सम मंडल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन और नियोन। कौन सी गैस है जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? ओजोन। ओजोन गैस इन सब में से सबसे कम मात्रा में पाई जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन गैस 78.8%, ऑक्सीजन 20.945%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। नियोन यानी कि इनमें देखो ऑक्सीजन के बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टोजिनोन, हाइड्रोजन और ओजोन। तो सबसे कम है ओजोन की मात्रा दोस्तों। उसके बाद हाइड्रोजन 0.0005, 4 जीरो है, और उसके बाद जिनोन की, ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो की, उसके बाद हीलियम की। ठीक है,
तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हीलियम, उसके बाद क्रिप्टो, जेनॉन, हाइड्रोजन और ओजोन, ऐसे करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है आपकी, जो आपको लंबवत यानी कि ऐसे वर्टिकल दिखोगे तो सबसे नीचे वाली सतह कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। कौन सी है दोस्तों, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में 5 परतें हैं, जो नीचे से ऊपर देखा जाए तो क्षोमंडल, फिर समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। सबसे निचली सतह आपकी कौन सी है, क्षोमंडल दोस्तों। सबसे निचली सतह यानी कि जो है वो क्षोमंडल है। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनको सही उत्तर चुनिए दोस्तों। क्या है, सबसे पहले क्षोमंडल यानी कि 2, उसके बाद समताप मंडल यानी कि 3, उसके बाद मध्यमंडल 4, उसके बाद तापीय मंडल, याद रखना 4, यानी कि 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं, यह है आयन मंडल से। किससे, आयन मंडल। आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर को मुख्यतः दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन मंडल के रूप में ही जाना जाता है। यह मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। ब्राह्मण किरणें जो है, जिन्हें कॉस्मिक रेज का परीक्षण भी यही होता है दोस्तों, किसमें, आयन मंडल में। और क्षोमंडल को जो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, उसका प्रवर्तन मंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल के निचली सबसे भाग पर, सबसे नीचे के जो भाग है, सबसे यहाँ ऐसे नीचे भाग पर ट्रोपोस्फीयर पाई जाती है। ठीक है, धरातल से इसकी ऊंचाई देखा जाए तो क्षोमंडल की 12 किलोमीटर है। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। परिवर्तन मंडल और समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर मोटी ट्रोपोपॉज की सीमा होती है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। किसके मध्य में, जो परिवर्तन मंडल है और समताप मंडल के बीच में। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है और यह धरातल से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और यहाँ पर ही ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट बात करते हैं, दिन में वायुमंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है, 90 से 100 किलोमीटर। 90 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई है आयन मंडल की दोस्तों, और सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई है इस आयन मंडल की। ठीक है, कितना है, 80 से 640 है। पृथ्वी से जो प्रेषित रेडियो तरंगे हैं, इसी मंडल से, आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है। डी, ई, एफ तथा जी परतें हैं। डी परत का विस्तार 80 से 90 किलोमीटर। डी के बाद आएगी ई, 90 से 99 से 130 किलोमीटर। इसे केवी साइड परत भी कहते हैं। और ई 2 का है 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वहीं एफ का 150 से 380 और जी का 400 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है, अर्थात 400 से 600 किलोमीटर के मध्य जी परत पाई जाती है दोस्तों। समझ रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वायु दाब, आर्द्रता, और तो ये हो गया वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार की बात हो रही है। तो एयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी और विंड ब्लो की बात हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, बात करते हैं वायुदाब की, बात करते हैं। वायुदाब क्या है, ग्लोब पर उच्च वायुदाब की कितनी मेखलाएं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आप कई बार कर तो लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं। तो ग्लोब पर उच्च वायुदाब की कितनी मेखलाएं पाई जाती हैं, 4। कितनी, 4 मेखलाएं। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की 4 मेखलाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, जो 30 से 35 डिग्री में पाई जाती है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, जो 30 से 35 डिग्री है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। सेम उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 80 से 90, और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 80 से 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 वायुदाब पेटियां, जो 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी, और 80 से 90 डिग्री में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। ठीक है, तो 4 मेखलाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन गतिज है। कौन है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, ये गतिज है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी एवं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी को गतिजन्य वायुदाब पेटियां में सम्मिलित किया जाता है, जबकि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब एवं ध्रुवीय उच्च वायुदाब का तापजन्य वायुदाब पेटियां में सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। कहां पर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब जिसमें गतिज है दोस्तों, वहां पर क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी को गतिजन्य वायुदाब पेटियां भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से
भूमध्य रेखा की ओर आप जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, वहां पर चलने वाली पवनें होंगी व्यापारिक, ट्रेड विंड। आपने देखा होगा इस तरीके से होता है। ये उच्च, ये है कि आपका उच्च दाब यानी कि 60 डिग्री से वाला क्षेत्र, और भूमध्य रेखा यानी कि ये 0 इक्वेटर। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेड विंड चलती है दोस्तों, ट्रेड विंड चलती है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें हैं। यह लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों से वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपद्रवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थानीय हवा को पछुआ पवन कहते हैं दोस्तों। ये हो गई आपकी व्यापारिक पवनें, और वो होती है आपकी पछुआ पवनें। कौन सी, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय यानी कि वो पोलर की तरफ जाती है। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर और समुद्री समीर आदि दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं आर्द्रता। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते ही। ठीक है, क्या है आर्द्रता। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो उष्ण हॉट डेजर्ट हैं, 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट, कारण क्या है, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनमें नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। समझ रहे हैं, पश्चिम की ओर जैसे जैसे ये ट्रेड विंड आएंगी तो उनमें नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। ये बात सही है, यानी कि ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। क्योंकि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी भी या आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो ए आर दोनों सही हो गया, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, संसार का आर्द्रतम सबसे वेटेस्ट स्थान है दोस्तों, सबसे गीला स्थान क्या है, माचेनराम। संसार का सबसे आर्द्रतम स्थल भारत के मेघालय में स्थित है माचेनराम, जहां औसत वार्षिक वर्षा है 1080 सेंटीमीटर। और दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून दोस्तों, उससे बंगाल की खाड़ी की वजह से, मैं ये बात को ऐसे, ये इंडिया का ऐसे यहां से एंटर करता है, केरला से बंगाल की ओर ऐसे बहता है, ये वाला ऐसे ऐसे दक्षिण पश्चिम मानसून पहले म्यांमार के अराकान योमा पर्वतमालाओं से टकराकर वहां तीव्र वर्षा कर देती है। उसके बाद ये पवन सीधे उत्तर दिशा में मुड़कर उत्तर की तरफ ऐसे ग्राम डेल्टा से खासी पहाड़ियों तक पहुंचती है और लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित मेघालय के माचेनराम में कितना, ये 1800 मीटर की ऊंचाई पर घनघोर वर्षा करती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तापमान की वृद्धि के साथ वायु की जलवाष्प धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। पहला गलत है दोस्तों, आर सत्य, डी इज द राइट आंसर। ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाओं की ताप धारण क्षमता अधिक होती है, अतः ग्रीष्म ऋतु में ही आर्द्रता अधिक पाई जाती है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता बहुत अधिक रहती है। कौन सी, सापेक्ष आर्द्रता। इस प्रकार कथन ए असत्य है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता बहुत अधिक नहीं रहती है। कहाँ रहती है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में रहती है। ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता अधिक रहती है, क्योंकि तापमान की वृद्धि के साथ वायु का जल वाष्प धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। ए आर सही है, ए असत्य है और आर सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किन बादलों से प्राय वर्षा होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। कौन से बादल हैं जो वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, कौन से आपके, कपासी निम्बस, जिन्हें बोलते हैं किम्लो निम्बस, कपासी निम्बस या किम्लो निम्बस, याद रखना दोस्तों, किम्लो निम्बस, NIMBUS। बादलों के कारण प्राय सर्वाधिक वर्षा होती है। यह मेघ आसमान में भूरे रंग के कपास के ढेर के समान दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण इन्हें कपासी निम्बस मेघ कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से, पच्छाब स्तरी, याद रखना, सर्वाधिक ऊंचाई पर बनते हैं ये पच्छाब स्तरी। पच्छाब मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई यानी कि 6000 से 12000 मीटर पर सफेद रेशम की भांति कोमल व छितराए मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इसे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। इनका नाम है पच्छाब स्तरी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय गर्म पवनें नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आपको पता होगा, कौन सी गर्म पवनें नहीं है, ठंडी है। देखो मिस्ट्रल और टाकू, ये कैसी हैं, कैसी पवनें हैं बताइए, ये गर्म पवनें नहीं है दोस्तों, सी द राइट आंसर।
2 3 इज द राइट आंसर। सांता आना की बात करें, सांता आना और फोन दोनों ही गर्म पवन है। सांता आना जो है दक्षिण कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन घाटी से होकर तटवर्ती मैदानों की ओर चलने वाली धूल भरी आंधी को सांता आना कहते हैं। यह पूर्व या उत्तर पूर्व की चलने वाली शुष्क व गर्म पवनें होती हैं दोस्तों। चिनूक की फान की बात करूं, चिनूक के सामान जो चिनूक है अमेरिका में, उसके समान उत्तरी अलाप्स पे, सॉरी उत्तरी अलाप्स में चलती है ये यूरोप में। उत्तरी अलाप्स की घाटियों में गर्म तथा अत्यधिक शुष्क पवन जो किसी पर्वत श्रेणी को पार करके प्रति पवन ढालों पर नीचे की ओर उतरती है, फॉन कहलाती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है, बर्फ पिघल जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। और यहाँ पर अंगूर की फसलों के लिए शीघ्र ही ये जिम्मेदार है। मिस्टल की बात करते हैं, यह एक ठंडी पवन है जो दक्षिणी फ्रांस व रोन घाटी में क्षेत्र में बहती है। इस दौरान मौसम साफ रहता है। यह पर्यटन गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी? मिस्टल दोस्तों। मिस्टल कैसी है? ठंडी पवन। टाकू, यह भी शुष्क एवं ठंडी पवन है, याद रखना दोस्तों। टाकू जो है एक शुष्क एवं ठंडी पवन है। तो गर्म पवनें कौन सी हैं? सांता आना और फॉन। निम्नलिखित में से कौन सी शीत व शुष्क पवनें हैं? शीत व शुष्क पवनें हैं। आपने ऊपर बात की मिस्टल, चिनूक, फोन और ये सिराको। सिराको कैसी है? सिराको ये ऐसी गर्म पवनें हैं। नेक्स्ट है, यूरोप के आल्प्स क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? फोन। यूरोप के आल्प्स में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा को फोन कहा जाता है दोस्तों, फोन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? स्थानीय पवनों की बात हो रही है, उनके स्थान की बात हो रही है। क्या है? लेवेस कहां पर है? स्पेन में, सही है। ब्रिक फील्डर कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ब्लैक रोलर ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। जबकि सामल जो है ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं है, जबकि सामल आपकी कहां बहती है? ये ईरान, इराक के मरुस्थल में, अरब वाले इलाके में बहती है सामल, याद रखना। लेवेस सापन में स्पेन में बहती है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, और सामल आपकी बहती है दोस्तों कहां पर? अरब में दोस्तों, ईरान इराक वाले इलाके में। नेक्स्ट, स्थानीय पवनें और उनके नाम। जोंडा अर्जेंटीना में बहती है, ठीक है। जोंडा कहां बहती है? अर्जेंटीना में। सांता आना यूएसए में, जैसे अभी बात की सांता आना यूएसए में। यामो जापान में और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर कहां बहती है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो बात करने वाले हैं जोंडा हो गया। जोंडा का अर्जेंटीना में, सांताना यूएसए में, यामो जापान में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में दोस्तों, ठीक है। तो जोंडा जो है अर्जेंटीना के जो एंडीज वाला इलाका है, जैसे इस तरीके से है अर्जेंटीना, आपने देखा होगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये वाला है, ऐसे ऐसे थोड़ा और वैसा है, थोड़ा सा ये ऐसे, या यूं नीचे की तरफ पतला है, ऐसे यूं। तो वहां पर ये अर्जेंटीना वाला इलाका है, ऐसे ऐसे ये समझो। जो सॉरी एंडीज वाला इलाका है, एंडीज के पर्वतों के पूर्वी भाग में, जो पूर्वी भाग है उसमें, जो इधर वाले इलाके में ये चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। कौन सी? जोंडा। सांताना यूएसए के कैलिफोर्निया प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन है। कौन सी? सांताना। एक मिनट, ठीक है। ये कहां पर चलती है? सांताना कैलिफोर्निया में, और ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क धूल भरी हवा होती है। यामो कहां है? जापान के होन्शु द्वीप पर। नॉर्थ से साउथ मैंने द्वीप बताया, आप बताइए कौन सा है, ऊपर से नीचे तक बताइए। होक्काइडो, होन्शु, शिकीको और क्यूशु। और होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। यहाँ पर टोक्यो, नागासाकी वगैरह यहीं पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो होन्शु द्वीप पर यामो जापान के पास ये गर्म शुष्क हवा, दैट इज कॉल्ड यामो, चलती है। नॉर्वेस्टर ये भी एक गर्म शुष्क हवा है जो गर्मी के दिनों में न्यूजीलैंड में बहती है, नॉर्वेस्टर दोस्तों, ठीक है। अब ये मैचिंग में है। लेवेंडर कहाँ है? लेवेंडर है आपकी दोस्तों कहाँ पर है? स्पेन में, दक्षिणी स्पेन में। सांताना यूएस में, जैसे ऊपर बताया, तो 2 और 1 यानी कि 4 3 इज द राइट आंसर। जोंडा अर्जेंटीना में, और ट्रेमोटन याद रखना मध्य यूरोप में। ट्रेमोटेन कहां पर बहती है? मिडिल यूरोप में बहती है ट्रेमोटेन। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्थानीय पवनें। देखो, लेवेंडर दक्षिणी स्पेन में, सांताना यूएसए, जोंडा अर्जेंटीना में, और ट्रेमोटेन मध्य यूरोप में बहने वाली हवा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हर्मटन। क्या है दोस्तों? हर्मटन वायु जो पश्चिमी अफ्रीकी गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है हर्मटन की दोस्तों? कौन सी विशेषता नहीं है? यह एक शुष्क और ठंडी हवा है, ये नहीं है दोस्तों, ये इसकी विशेषता नहीं है। यह धूल भरी और उत्तरी पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक हवा है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। यह पूर्वी सहारा क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। यह शीत ऋतु में उत्तर पूर्व या पूर्व की ओर
प्रवाहित होती है। तीनों सही है, ए जो है सही नहीं है, शुष्क और ठंडी हवाएं। हरमट्टन वायु जो पश्चिमी अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में, वेस्ट अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अफ्रीका इस तरीके से, जो ऐसे ऐसे है, ऐसे इस तरीके से थोड़ा बनी रहा है, यहाँ पर है ये वेस्ट अफ्रीका, यहाँ गिनी की खाड़ी है, वहां पर दोस्तों ये बहती हवा गर्म तथा शुष्क हवा है, ये हरमट्टन। गिनी तट पर इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, इस हवा को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सांताना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में, अभी बात की थी, यामो कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, मिस्ट्रल फ्रांस की रोन घाटी में बहती है, ये आपका गलत है, डी इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिनूक यूएसए में बहती है, ठीक है। सिराको सिसिली इटली में, बिलजार्ड चिली में नहीं, बिलजार्ड दोस्तों चिली में नहीं बहती है। नॉर्वेस्टर भारत में बहती है और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में भी। चिनूक आपकी कहाँ बहती है? इसको हिमच्ची कहते हैं। अच्छा, बिलजार्ड समझो, बिलजार्ड कहाँ बहती है? बिलजार्ड जो है बर्फ के कणों से युक्त है, ये साइबेरिया, ये बिलजार्ड कनाडा, साइबेरिया और यहाँ पर बहती है यूएसए वाले में इलाके में। तो चिली में नहीं बहती है, कहाँ पर बहती है? ये यहाँ पर बहती है यूएसए, कनाडा, साइबेरिया वाले इलाके में। चिनूक इसका अर्थ होता है हिमबच्ची। रेड इंडियनों की भाषा से गृहीत है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे चलने वाली एक गर्म शुष्क हवा है चिनूक। यह दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है। यह शीतकाल में घरी भरी घासें उग जाती हैं। सिराको को यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा में कहां से हवा है जो सहारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रवाहित होती है। बिलजार्ड एक बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवा है। इसमें साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, यूएसए प्रवाहित होता है। इनके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। नॉर्वेस्टर भारत के असोम और पश्चिम बंगाल में चलने वाले काल बैसाखी भी कहते हैं, तूफान है जो काल बैसाखी भी कहते हैं इनको, समझ गए। तो चिनूक कहाँ बहती है? हिमच्ची, रेड इंडियन है, इसकी भाषा से गृहीत है, ठीक है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उसके सहारे चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है। शीतकाल में हरी भरी घासें उगाती हैं। सिराको यह गर्म शुष्क रेत भरी हवा है। सारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य से बहती है, समझ गए। और बिलजार्ड ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं, साइबेरिया क्षेत्र में, कनाडा, यूएसए में प्रवाहित होता है दोस्तों। इससे नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिनूक यूएसए में, सिराको सहारा में, बिलजार्ड चिली में नहीं। अभी मैंने बताया बिलजार्ड कहाँ बहती है? ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। इससे साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभावित होता है। इसके आवागमन से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। सिमूम अरब के मरुस्थल भाग में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। सिराको यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवाएं जो सहारा के रेगिस्तान के उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली में नॉर्थ में चलती हैं, याद रखना, दक्षिण में दे देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ चलती है? उत्तर में। चिनूक इसका अर्थ है कि हिमच्ची रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। देखो इंपोर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, स्थानीय हवाओं की बात करते हैं और उनके संबंधित देशों की बात करते हैं। स्थानीय हवाओं का नाम और उससे संबंधित देशों की बात करते हैं। क्या है? सिराको फ्रांस में नहीं, ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिराको दोस्तों अभी मैंने बताया नॉर्थ में बहती है, इटली और स्पेन के आसपास। बोरा इटली में, बिलजार्ड कनाडा में, दोनों सही है, बी और सी, यानी कि आंसर इज ए। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? यह मिस्ट्रल। किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवा कहा जाता है। इटली तथा स्पेन में चलने वाली गर्म हवाओं को सिराको, मिस्र में चलने वाली हवा को खमसिन तथा स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म हवा को फॉन। मिस्ट्रल एवं ठंडी हवा है जो स्पेन तथा फ्रांस में चलती है, समझ गए। मैं एक बार और समझाता हूँ। किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवाएं कहते हैं। इटली तथा स्पेन में चलने वाली गर्म हवाओं को सिराको, मिस्र में चलने वाली हवाओं को खमसिन तथा स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म हवाओं को फॉन कहते हैं। मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है। ये मिस्ट्रल दोस्तों कैसी है? ठंडी हवा है एक मिस्ट्रल, जो कहाँ? स्पेन तथा फ्रांस में चलती है। निम्नलिखित में से कौन दैनिक पवन तंत्र है? यह है स्थल व सागर समीर। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के रूप में 6 महासमुद्र में स्थल की ओर चलती हैं। स्थल एवं सागर समीप प्रतिदिन समुद्र तटीय भागों पर चलती हैं। ध्रुवीय पवनें ग्रही पवनें हैं जो वर्ष भर
चलती हैं, जबकि चिनूक एक स्थानीय पवन है जो रॉकीज पर्वत का पूर्वी ढलानों के सहारे चलती है। कहां पर? पूर्वी ढलानों पर चलती है रॉकीज के ये चिनूक पवन है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं, 34 मिनट्स का हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपका चक्रवात साइक्लोन पे बात करेंगे, इंपोर्टेंट है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक आपका दोस्तों, इसलिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और मैं सारे साइक्लोन्स की बात करने वाला हूं। अभी तक सारी मैंने ठंडी गर्म हवाएं, सारे टॉपिक्स को मैंने विशेषकर अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है, कहाँ कौन सी पवनें बह रही हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन कंटेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से जो मैंने बताया, इन तीनों चारों टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा, करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपका थोड़ा मोरल वाला काम हमारे लिए है, हमारे प्रति संवेदनशील है आप तो, और हम आपके लिए तो जो कोशिश करने की कर रहे हैं वो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड जय हिंद दोस्तों और नमस्कार।